Greetings of the day, students. So let's start the chapter 3, current electricity. You have the complete notes, and also each and everything we will understand easily. So first of all, the first topic is what is electric current. So what is electric current? This is our first topic. So actually charge flowing per second through any cross section of the conductor is called electric current. Let's understand it. सबसे पहले समझ लेते हैं हम कि क्या है. मान लेते हैं कोई भी क्रॉस सेक्शन हो कंडक्टर का, तो कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन पर जो है कितना चार्ज होगा. मान लेते हैं ये कंडक्टर का कोई क्रॉस सेक्शन है, तो कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन पर कितना चार्ज होगा उस बात को समझना है. ये वायर को मैंने मान लिया कट कर दिया, तो इसका क्रॉस सेक्शनल, तो ये इसका वायर का क्या हो जाएगा, हमारा एरिया हो जाएगा. तो ये वायर का एरिया हो गया. तो वायर के इस एरिया में कितना चार्ज जो है फ्लो कर रहा है पर सेकेंड, कितना चार्ज यहाँ से फ्लो कर रहा है. तो हर सेकेंड किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना चार्ज फ्लो करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, दैट इज़ कॉल्ड इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट. यानी किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से पर सेकेंड कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, उसी को. एक सेकेंड में जितना चार्ज, मान लेते हैं 10 कूलम चार्ज पास किया एक पर सेकेंड, तो यानी कि 10 एम्पेयर की करंट फ्लो हो रही है. 5 कूलम का चार्ज पास किया तो 5 एम्पेयर की करंट. सिमिलरली जो भी है इसी तरह से. तो यानी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू एनी सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, या चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट ऑफ द टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स. क्या इलेक्ट्रिक करंट क्या है. अब इसके बाद बात करेंगे हम आगे अगले टॉपिक पे हम अपने. तो नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राफ फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टर. तो कंडक्टर के कई टाइप होते हैं, करंट, ग्राफ फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट. तो कई तरह के करंट है, तो उन करंट्स का किन किन तरह के करंट्स हैं. तो ज़रा देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, ये ग्राफ को समझ लेते हैं. मान लेते हैं ये वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है. तो एक्स एक्सेस पर हमने ले लिया टाइम को, एक्स एक्सेस पर टाइम को लिया, और वाई एक्सेस पे ले लिया करंट को. वाई एक्सेस पे क्या ले लिया, करंट. क्लियर. तो अब एक्स एक्सेस पे ये इसको ले लिया हमने टाइम, और वाई एक्सेस पे ले लिया करंट को. तो अब देखिए क्या होगा, अगर हमारा एक ग्राफ ऐसा है जो करंट में कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा, यानी वो ग्राफ ऊपर नीचे नहीं जा रहा, टाइम एक्सेस के बिल्कुल पैरेलल है, इसका मतलब यह हुआ करंट में कोई चेंज नहीं हो रहा. दिस टाइप ऑफ करंट इज कॉल्ड स्टेडी करंट. दिस टाइप ऑफ करंट इज कॉल्ड स्टेडी करंट. यानी ये करंट क्या हो गई, स्टेडी करंट हो गई, जिसमें कोई परिवर्तन, समय के साथ में कोई परिवर्तन नहीं होता. जो करंट फ्लो होता था सेम टू सेम करंट फ्लो होता, तो हम कहते हैं स्टेडी करंट. एंड यानी कि द करंट विच डू नॉट चेंजेस with time is called steady current. Its graph will be parallel to the time axis. इसका जो ग्राफ होगा it will be a straight line parallel to the time axis. And second one देखते हैं. second one जो है B में यहाँ दिखाया गया फिगर में, it is a straight line. It means that the current directly increases with the time. यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, वैसे वैसे करंट भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है. तो ये क्या हो गई, यानी कि वेरिंग है. करंट क्या हो रही है, वेरिएबल है. करंट जो यहाँ पे चेंज हो रही है, बढ़ रही है. तो ऐसे केस में इसको हम बोलेंगे वेरिंग करंट. तो ये बी वाले जो ग्राफ को देखेंगे, तो बी वाला ग्राफ टेल्स दैट दिस इज ए वेरिंग करंट बिकॉज करंट इज चेंजिंग विद द टाइम. एंड नाउ लेट्स सी द थर्ड ग्राफ. इट इज ये zigzag curve like. समटाइम्स द करंट इज ग्रोविंग, समटाइम्स डिक्रीजिंग, समटाइम्स ग्रोविंग एंड डिक्रीजिंग. यानी कि कभी ये बढ़ती करंट, कभी ये घटती करंट. तो इस तरह से करंट क्या होता है, कम और ज़्यादा हो रही है. यानी कि करंट इज़ ऑल्सो वेरिंग विद द टाइम. यहाँ पे भी करंट क्या हो रही है, समय के साथ वेरी कर रही है, कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ वेरिंग करंट. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए
वायरिंग करंट। तो ये भी एक वायरिंग करंट है, वेरिएबल करंट है। और अब तीसरे देखते हैं, फोर्थ टाइप की जो है ये है जो टाइम एक्सिस से कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है, टाइम एक्सिस से कभी ऊपर कभी नीचे, फिर कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरह से आगे बढ़ रही है। तो इसमें क्या होता है, जो टाइम एक्सिस से ऊपर जाता है नीचे जाता है, यानी कि सब करंट क्या हो रही है, ऊपर जाने का मतलब करंट इंक्रीज हो रही है, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है, इसका मतलब करंट जो है डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे आकर के टाइम एक्सिस के ग्राफ पे आकर करंट हो गई जीरो, और फिर नीचे गई, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में करंट जो है इंक्रीज कर रही है, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में करंट डिक्रीज कर रही है, अगेन फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट। इस तरह से करंट कभी इंक्रीज होती है और फिर डिक्रीज होती है, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होती है, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में डिक्रीज होती है, सो ऑन। यानी कि इस करंट को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। एसी करंट जो हमारे घरों में आता है वो होती है एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि इसमें क्या होता है कि द मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूसली, मैग्नीट्यूड हमेशा चेंज हो रहा है, क्योंकि देखो भैया बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, हट रही है फिर घट रही है यानी मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। लेकिन एक समय निश्चित अंतराल के बाद क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो जा रही है, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में यानी उल्टे दिशा में फिर जो है करंट फ्लो होने लग रहे हैं, उल्टे दिशा में फिर से क्या हो रहा है कि उस करंट जो है फिर से बढ़ रही है फिर घट रही है। यानी कि द करंट which whose magnitude change continuously, the current whose magnitude change continuously and direction change periodically, एक निश्चित पीरियड के बाद जो है ना डायरेक्शन उसकी चेंज होते रहती है, कभी पॉजिटिव हो जाती है फिर नेगेटिव हो जाती है फिर पॉजिटिव हो जाती है, यानी डायरेक्शन चेंज हो रही है। सिंपली कहें तो अगर वो ए से बी फ्लो कर रही थी पॉजिटिव डायरेक्शन इसको मान ले, तो बी टू ए फिर कुछ समय बाद बी टू ए फ्लो करने लगती है। तो यानी कि डायरेक्शन भी क्या हो रही है, एक निश्चित पीरियड के बाद चेंज हो रही है। तो ये हो गई हमारा अल्टरनेटिंग करंट, यानी अल्टरनेटिंग करंट इज दैट करंट whose magnitude change continuously and whose direction change periodically, जिसका डायरेक्शन क्या होता है, पीरियडिकली चेंज होते रहता है। तो ये रहा हमारा करंट के बारे में ये सारी डिफिनेशंस थी कि क्या क्या किन किन टाइप्स का हो सकती है। वेरिएबल करंट हो सकती है, स्टेडी करंट हो सकती है, अल्टरनेटिंग करंट हो सकती है, और डिफरेंट टाइप्स के उनके ग्राफ को हमने समझा। तो दीज आर द ग्राफ फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट, स्टेडी करंट, वेरिएबल करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। नाउ लेट्स डू फॉर द नेक्स्ट topics our drift velocity, the very important topic, and there will be derivation for the drift velocity. So first of all let's understand what is drift velocity. So let's see that when this is the wire, मान लेते हैं कि ये वायर है, वायर का हमने क्रॉस सेक्शन कट कर दिया है, सिलेंडर टाइप का हमारा वायर है। अब वायर के अंदर में जो है बहुत सारे होंगे जो चार्जेस फ्लो कर रहे होंगे। तो अब मान लेते हैं कि ये चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन है जो इसके अंदर फ्लो कर रहा है। अब चार्ज कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन्स को ले रहे हैं। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ऐसे फ्लो कर रहे हैं ये। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है ना डायरेक्टली फ्लो नहीं करते हैं, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली फ्लो नहीं करते हैं। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर डायरेक्टली फ्लो नहीं करते, तो कैसे फ्लो करते हैं उसको देखते हैं। थोड़ा सा फिगर को हम हॉरिजॉन्टल लेवल पे बनाते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्लो करते हैं। तो आगे फिगर में हम बना करके आपको दिखाते हैं। मान लेते हैं ये हमारा वायर है। अब वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं,
तो वायर के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं ये एटम्स मैंने बना दिए, तो बहुत सारे लाखों करोड़ों एटम्स होंगे। अब जो है जब इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, आगे बढ़ते हुए किसी एटम से टकराते हैं और फिर जो है वहाँ से वापस जाके अगले एटम से टकरा जाते हैं। यानी कि इस तरह से वो आगे बढ़ते हुए जाते हैं, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ते हैं, यानी कि डायरेक्टली वो पास नहीं कर पाता। ऐसा नहीं कि फ्री स्पेस है और वो डायरेक्टली ऐसे आगे बढ़ता रहे, इलेक्ट्रॉन्स हमारा आगे बढ़ता रहे, ऐसा नहीं है। वो क्या होगा, एटम से टकराते हैं फिर आगे बढ़ते रहते हैं। एटम से टकराया फिर आगे बढ़ा, एटम से टकराया फिर आगे बढ़ा, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। तो इस तरह से उसकी जो वेलोसिटी है वो कम और ज़्यादा होती रहती है। कभी ज़ीरो हो जाती है, फिर से ज़्यादा होती है, बढ़ती है, फिर ज़ीरो हो जाती है, अगले टकराया अगले एटम से फिर ज़ीरो हो गई। इस तरह से एटम से टकराते रहता है। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कम ज़्यादा होती रहती है। तो इसका मतलब हमें क्या लेना होगा, हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी होगी। तो यही इलेक्ट्रॉन्स की वो एवरेज वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की वो एवरेज वेलोसिटी जिसकी वजह से वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या करता है, मूव करता है। मान लेते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल है, इस साइड में पॉजिटिव टर्मिनल और इस साइड में नेगेटिव टर्मिनल लगा हुआ है। बैटरी को ऐसे कनेक्ट किया हुआ बैटरी से, तो ऐसे केस में ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। तो जिस वेलोसिटी से ये मूव करेगा उस वेलोसिटी को ही हम लोग कहते हैं क्या, वो एवरेज वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है, उसी वेलोसिटी को हम कहते हैं क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी कि द एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन्स मूव्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अप्लाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके इफेक्ट के कारण जो है इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है। इलेक्ट्रॉन की उसी वेलोसिटी को, एवरेज वेलोसिटी को, डायरेक्ट वेलोसिटी नहीं, क्योंकि हमने देखा वेलोसिटी कम और ज़्यादा होती रहती है। तो एवरेज वेलोसिटी को हम लोग बोलेंगे क्या, ये इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी विथ विच इलेक्ट्रॉन्स मूव्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फोर्स। जो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई किया गया है या इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई किया गया है, उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन जिस एवरेज वेलोसिटी से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, वही कहलाता है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये यहाँ पे डेफिनेशन है, आप देख लीजिएगा। तो आगे हो गया, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन पे जाएंगे। एक बार फिर से बताते हैं हम, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन्स मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। क्लियर। तो ये रहा आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन। तो आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। डेरिवेशन ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन पे चलते हैं। तो कुछ बातों को हम बेसिकली समझ लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में तो ज़रा देखें, जब फील्ड अप्लाई नहीं की रहती, ये हमारा मान लेते हैं कंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये दोनों तरफ मैंने काट रखा है। अब बहुत सारे एटम्स इसके अंदर हैं, जो राउंड राउंड बनाया गया, बहुत सारे एटम्स हैं। अब जब अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी करंट हमने इसमें पास नहीं कराया, जब करंट पास नहीं कराया है, तो इस केस में जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है थर्मल एनर्जी लेते हैं। थर्मल एनर्जी मीन्स हीट एनर्जी, जो रूम टेम्परेचर से मिली हुई हीट एनर्जी होता है, उस हीट एनर्जी का ये उपयोग करते हैं। थर्मल एनर्जी का उपयोग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। उन्हें जो मिलता है उस एनर्जी से ये मूव करते हैं एटम के अंदर ही। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस थर्मल एनर्जी की वजह से रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब रैंडम डायरेक्शन जब मूव करते हैं, जैसे कि यहाँ दिखा है, एक इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में इधर गया, इस एटम से टकराया, फिर दूसरी तरफ गया। इस तरह से अलग अलग एटम से टकराते हुए ये आगे बढ़ते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अभी अप्लाई नहीं है, यानी कि इस पर हम करंट को नहीं अभी लगाए हैं। यार देखें, ये जो मोशन इलेक्ट्रॉन्स का है, ये थर्मल एजिटेशन की वजह से, यानी थर्मल एनर्जी की वजह से
थर्मल एनर्जी की वजह से है, जो हीट एनर्जी है, जो हीट उन्होंने एक्वायर किया है, उसी एनर्जी की वजह से ये इनका है। क्लियर है? तो हीट एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं होता उस समय जो इलेक्ट्रॉन होता है वो स्ट्रेट लाइन में चलता है। क्लियर है? आगे एटम से टकराया, फिर आगे भी जिधर भी जाएगा वो स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा। क्लियर है? लेकिन यदि हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर देते हैं, उस केस में क्या होगा? उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाता है, यानी कि बैटरी से कनेक्ट कर दिया हमने। जब बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है तो इलेक्ट्रॉन्स पे जो है फोर्स लगता है। इस केस में इलेक्ट्रॉन सीधी रेखा में डायरेक्ट नहीं जाता है, बल्कि वो कर्व लाइन में मुड़ता है और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हमेशा जो है वो मूव होते रहता है। तो यहाँ पे जो दूसरा फिगर बनाया है इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने का, वो है कर्व लाइन से दिखाया गया है। कर्व लाइन से इसलिए क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में नहीं करता, क्योंकि उसे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से फोर्स लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ये जब हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसका पाथ स्ट्रेट लाइन ना होकर के कर्व्ड लाइन हो जाता है, यानी कि सीधे ना जा करके बल्कि थोड़ा सा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मुड़ते हुए जाता है। और इस तरह से ये मूव करते हुए धीरे धीरे एटम से टकराते हुए, फिर कभी उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, फिर आगे बढ़ता, फिर वेलोसिटी 0 हो जाती है, फिर आगे बढ़ता है। इस तरह से जब शुरू में हमने देखा था तो जो स्ट्रेट लाइन में चलता था वहाँ पे वेलोसिटी मान लेते हैं, उस केस में एक इलेक्ट्रॉन पहला इलेक्ट्रॉन, उसका वेलोसिटी u1, उसी से दूसरे की वेलोसिटी u2 मान लेते हैं, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन u3, सो ऑन, ऐसे करते हुए जितने भी हैं उनकी वेलोसिटी को हम मान लेते हैं u1, u2, u3, u4, un। तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन की हमने वेलोसिटी क्या मान ली? un मान ली। ये तो रहा कि जब थर्मल एनर्जी की वजह से जो वेलोसिटी थी, थर्मल एनर्जी की वजह से जो वेलोसिटी थी वो वेलोसिटी थी। अब उसके बाद जो है, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे जो वेलोसिटी एक्वायर्ड हुई अभी, वो मान लेते हैं v1, v2, v3। फाइनल वेलोसिटी इनकी कितनी है? v1, v2, पहला इलेक्ट्रॉन उसकी v1, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसकी वेलोसिटी v2, तीसरा इलेक्ट्रॉन एक और है तो उसकी वेलोसिटी v3, सो ऑन, ऐसे करते हुए मान लेते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं तो उनकी वेलोसिटी सब को ऐड कर लेते हैं। ये मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v1, फाइनल वेलोसिटी जो है v2, v3, v4 है। अब थोड़ा सा आगे अब बढ़ते हैं। जैसा कि हमने समझ लिया थर्मल वेलोसिटी वाले u1, u2, u3 को, तो थर्मल वेलोसिटी के बारे में समझें तो थर्मल वेलोसिटी अगर देखा जाए, उनका वेक्टर सम किया जाए थर्मल वेलोसिटी का। थर्मल वेलोसिटी का अगर हम वेक्टर सम करते हैं तो क्या होगा उसको देखते हैं। तो जब हम थर्मल वेलोसिटी का वेक्टर सम करते हैं तो उस केस में चूँकि इनकी जो वेलोसिटी है, मान लेते u1 इस डायरेक्शन में है, u2 इस डायरेक्शन में है, u3 इस डायरेक्शन में है, u4 किसी इस डायरेक्शन में है, सो ऑन। तो ये डिफरेंट डायरेक्शन की है। तो जब इनका हम वेक्टर सम करेंगे इन सभी वेलोसिटीज़ का, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हुए इनका जो एवरेज होता है ना, वो कितना हो जाता है? 0 वेक्टर हो जाता है, यानी 0 हो जाता है, यानी एक दूसरे को लगभग कैंसिल आउट कर देती हैं। इसलिए वो बाहर नहीं निकल पाता इलेक्ट्रॉन, उसी के अंदर रहता है। उसके अंदर ही जो वायर है या फिर जो कह लीजिए कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर ही हमारा मेटलिक वायर है, तो उसके अंदर ही रहता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की जाती है, क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी है u1, u2, u3 रैंडम डायरेक्शन में होती है। रैंडम डायरेक्शन में होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और इस तरह से इनका सम जो हो जाता है टोटल कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। इनका सम कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो देखा जाए तो आगे बढ़ते हैं हम पूरे डिटेल में, एक एक करके एक एक लाइन को थोड़ा सा पढ़ते हुए भी समझा देते हैं। सबसे पहले द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, डिफिनेशन जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विथ विच the average velocity of free electrons with which electrons in the average velocity of free electrons in conductor with which these electrons moves in a conductor under the influence of external electric field is called drift velocity।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? देन इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर with which these electrons moves अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारा हो गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डिफिनीशन हो गई। आगे बढ़ते हैं, उसके जो बातों को हमने समझा उसी को अब क्लियरली यहाँ पे जो लिखा हुआ है उन बातों को भी समझ लेते हैं। फिगर देख लिया आपने। तो व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट अप्लाइड at room temperature electrons get thermal energy and moves randomly in all possible directions within the conductor, hence their average velocity becomes zero। यानी कि when external electric field is not applied, then at the room temperature electrons get the thermal energy and moves in all possible directions in the conductor, and in all possible direction, due to the moving in the all possible direction, their all velocity cancel out each other, and that is why the average velocity of these electrons becomes zero। तो let u1 be the, हमने पहले ही मान लिया था कि u1 जो है ना, u1 जो है एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वेलोसिटी को u1 माना, दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को u2 माना, तीसरे की वेलोसिटी को u3 माना, सो ऑन, ऐसे हमने माना, अलग अलग वेलोसिटी को माना। तो इन सब की वेलोसिटी का जो एवरेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ज़ीरो। यानी कि वेक्टर u1 प्लस वेक्टर u2 प्लस वेक्टर u3 प्लस सो ऑन, मान लेते लास्ट नंबर है un, इन सब के अपान n कर दो, एवरेज हो जाएगा। ये एवरेज क्या हो गया? इट इज़ इक्वल टू जीरो। यानी कि एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई? सबकी एवरेज वेलोसिटी हो गई हमारी जीरो। तो जो यहाँ पे लिखा वेक्टर u1 प्लस वेक्टर u2 प्लस वेक्टर u3 प्लस डॉट 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 वेक्टर u1 टोटल अपन n इक्वल टू जीरो। क्लियर? तो जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, यहाँ पे लिखा हुआ कि वेयर u1 u2 u3 un आर थर्मल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, nth इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली। यानी कि u1 u2 ऐसे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सबकी अपनी थर्मल वेलोसिटी है। क्लियर है? यानी कि एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज़ीरो, इसमें कोई डाउट नहीं है। यानी u1 u2 u3 डॉट u1 सब कितना हो जाएगा? ज़ीरो। आगे बढ़े हम, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बातों को। आगे देखें, नोट है कि इन अब्सेंस of external electric field, path of the electrons between two successive collisions is a straight line. In presence of external electric field E, a force F equal to माइनस EE, यहाँ पे माइनस नहीं लिखा है, जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पर, आप जानते हो कि चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स होता है F इज इक्वल टू होता है, फोर्स F इज इक्वल टू होता है Q इंटू E, और चार्ज पे इलेक्ट्रॉन कितना, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? माइनस E। इस तरह से जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पर माइनस E इंटू E, ये माइनस जो है ये बता रहा है कि जो फोर्स इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा इट विल बी अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे माइनस जो सिंबल है वो सिर्फ इसलिए लगा हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन की जो फोर्स की डायरेक्शन है, ये जो फोर्स की डायरेक्शन है इस फोर्स की, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, यानी जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड होगा, इधर देखिए फिगर में, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है। तो यानी फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो यानी कि जब भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा तो इलेक्ट्रॉन पर लगेगा फोर्स F इक्वल टू माइनस E इंटू ई, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें तो F इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू ई, मैग्नीट्यूड फॉर्म में। अगर डायरेक्शन फॉर्म में ना लिखें, डायरेक्शन को ना शो करना हो उस केस में। क्लियर है? ये फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पर। ओके, चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इन पर ये फिगर में देखें तो इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ये मोशन को दिखाया गया है। अब यहाँ से ज़रा देखें, एक्सेलरेशन हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू क्या होता है? ma होता है। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F बाई m।
तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू हो जाएगा एफ बाई एम हो जाएगा। अगर हम एफ की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं तो इस केस में हमारा एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हमारा तो क्या था एफ बाई एम। तो ऐसे केस में अगर ए इज इक्वल टू देखें तो हो जाएगा एफ की वैल्यू है ई एफ इज इक्वल टू ई बाई एम। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा माइनस ई वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ई बाई एम, वेयर एम इज़ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे एम क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का मास है। तो इन बातों को समझ लिया हमने, ये इतना तो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हुए चलते हैं, आगे देखते हैं। चलिए, तो यहाँ लिखा है, एक बार फिगर में भी हम देखते हुए चलेंगे। यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू होता है यू प्लस ए टी। ऐसे केस में यहाँ पे लगाएं तो वेक्टर v इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा v1। पहली बात करें, मान लें पहले इलेक्ट्रॉन के, तो v1 इज इक्वल टू हो जाएगा u1 प्लस ए टाउ वन, टी की जगह पर हम टाउ वन वर्ड यूज़ कर रहे हैं। उसी तरह दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के लिए v2 है, तो v2 इज इक्वल टू हो जाएगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 प्लस ए टाउ 2। सिमिलरली थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए v3 इज इक्वल टू हो जाएगा u3 प्लस ए टाउ 3, वेक्टर ए टाउ 3। तो ये अलग अलग है। उसी तरह से लास्ट इलेक्ट्रॉन मान लेते vn है, तो वेक्टर vn इज इक्वल टू हो जाएगा un प्लस ए टाउ, वेक्टर ए टाउ n। तो ये हो गई सारी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी सभी इलेक्ट्रॉन्स की v1 v2 v3 v4। और हमने देखा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो डिफिनीशन कहता था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डिफिनीशन कहता था कि इन सारी वेलोसिटीज़ का एवरेज जो होता है उसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो यानी सारी वेलोसिटीज़ को क्या कर दें, हम ऐड कर दें, और सारी वेलोसिटीज़ को क्या कर दें, ऐड कर दें, और उनके अपान n कर दें, तो वो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे फिगर में भी देख लीजिए, यहाँ पे जो है तो वेक्टर v1 इज इक्वल टू u1 प्लस ए टाउ 1 है, v2 इज इक्वल टू u2 प्लस ए टाउ 2, सो ऑन डॉट डॉट vn इज इक्वल टू u1 प्लस ए टाउ n। तो इस तरह से ये जो है हमारा है। देखिए यहाँ पे ए पर वेक्टर नहीं लगा, तो उसे ध्यान से लगा लीजिएगा। ए जो है एक्सेलरेशन ए पर जो है यहाँ पे देखें तो वेक्टर नहीं लगा हुआ है, वेक्टर ए, ये वाला ए जो है इस पर वेक्टर ए रहेगा, तो यहाँ पे लगा लीजिएगा। तो इस तरह से आपने देखा। अब हम एवरेज वेलोसिटी पे कैलकुलेट करने जाते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करें तो एज पर द डिफिनीशन ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, as per the definition of the drift velocity, it is average velocity of all electrons, therefore drift velocity vd is equal to, इस तरह से vd is equal to हो जाएगा हमारा जितने भी वेलोसिटी है सारे इलेक्ट्रॉन्स की v1 v2 v3 सो ऑन vn, सारी वेलोसिटीज़ का एवरेज, एवरेज मतलब टोटल अपॉन n। अब जब देखिए v1 की वैल्यू इक्वेशन 1 से, v2 की वैल्यू इक्वेशन 2 से, vn की वैल्यू इक्वेशन 3 से, सब की वैल्यू को क्या करते हैं, हम करते हैं पुट करेंगे। तो ऐसे में vd जो हो जाएगा, vd इज इक्वल टू हो जाएगा u1 प्लस वेक्टर vd इज इक्वल टू जो वेक्टर u1 प्लस ए वेक्टर ए टाउ 1, ये v1 की वैल्यू हो गई, प्लस v2 की वैल्यू ऐसे पुट कर देते हैं v2 प्लस ए टाउ 2। सिमिलरली लास्ट में डॉट 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 जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं उसकी भी वेलोसिटी vn प्लस ए टाउ n, सॉरी सर vn नहीं, नॉट vn, un, ध्यान दीजिएगा vn नहीं होगा, क्या होगा, ये un प्लस ए टाउ n। उसी तरह से un प्लस ए टाउ n हो जाएगा, un प्लस ए टाउ 1, u2 प्लस ए टाउ 2, un प्लस ए टाउ n। इस तरह से इन सारे इलेक्ट्रॉन्स की ये vd
टोटल अपान क्या था, एन था, तो टोटल अपान एन, ये भी कर लेना, टोटल अपान एन, राइट। देख लेते हैं सारी बातों को लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वहाँ पे लिखे हुए को क्लियर कर लेते हैं कि वी डी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, वी डी इज इक्वल टू हो जाएगा वी वन प्लस वी टू प्लस डॉट 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 वी एन अपॉन एन। सो वी डी इज इक्वल टू हो जाएगा, वी वन की वैल्यू है यू वन प्लस ए टाउ वन, वी टू की वैल्यू है यू टू प्लस ए टाउ टू, सिमिलरली वी एन की वैल्यू है यू एन प्लस ए टाउ एन, टोटल अपॉन क्या है, एन। सिमिलरली अब क्या करता हूँ मैं, जितने यू वन यू टू यू थ्री है उनको एक पास कर लिया, तो यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस यू एन एक पास कर लिया। अब ए टाउ वन है तो उसमें से ए को कॉमन ले लिया सब में से, तो हो जाएगा ए टाउ एन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री प्लस सो वन टाउ एन, टोटल अपॉन एन। अब क्या करते हैं, अलग अलग कर लेता हूँ, यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस यू एन के अपान भी एन है और इन सब के भी अपान, ए टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री टोटल अपान एन। अब यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री की वैल्यू कितना हमने देखा था, टोटल अपान एन की वैल्यू 0, एवरेज जो वेलोसिटी थी कितनी थी, जो थर्मल वेलोसिटी थी वो 0 थी, तो यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस यू एन अपान एन की वैल्यू हो गई 0। ए और इस टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री अपान एन को हमने मान लिया क्या, टाउ, तो हो गया ए टाउ, जरा ध्यान दें, तो टाउ वन प्लस टाउ है क्या, टाउ इज़ द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनका रिलैक्सेशन टाइम। अभी रिलैक्सेशन टाइम पे हम बात कर लेंगे, पहले ये समझ लेते हैं कि ये टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री प्लस टोटल अपान एन को ही हमने क्या मान लिया, टाउ मान लिया, इसी को हमने क्या मान लिया, टाउ मान लिया। तो ये हमारा टाउ हो गया, जो कि क्लियरली देख लीजिए। तो इस तरह से हमारा जो इक्वेशन हो गया वी डी इज इक्वल टू आ गया क्या, ए टाउ, जहाँ पे ए एक्सेलरेशन है इलेक्ट्रॉन की और टाउ जो है। अब ए की वैल्यू हमने पहले ही देखा था, ई बाई एम था, ए की वैल्यू कितनी थी, ई बाई एम था, स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम था, इनटू टाउ हो जाएगा। तो ये वी डी के लिए इक्वेशन आ गया आपका हमारा, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये डिफिनेशन फाइनल हो गया, वी डी इक्वल टू माइनस ई बाई एम इंटू टाउ। अगर स्केलर फॉर्म में लिखें इसे तो वी डी इक्वल टू हो जाएगा ई टाउ बाई एम। तो ये याद रहे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये हो गया, वी डी इज इक्वल टू ई कैपिटल ई स्मॉल ई अपॉन एम इंटू टाउ। तो ये आ गया हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, ये है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक बार फिर से हम समझ लेते हैं इन बातों को, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। दोबारा हम इसे कर रहे हैं ताकि आप समझ लें, कोई भी किसी प्रकार का आपको प्रॉब्लम ना हो उसके लिए। तो ज़रा देखें क्या क्या हमने देखा, हमने कहा कि बहुत सारी वेलोसिटीज़ थी, तो वी डी जो होता है एवरेज वेलोसिटी होता है, तो वी डी इज इक्वल टू हो जाएगा वी वन प्लस वी टू प्लस सो वन प्लस वी एन। अब पुट द वैल्यू ऑफ वी वन वी टू वी थ्री फ्रॉम एबव। अब वी वन वी टू वी थ्री की वैल्यू पुट करें तो हो जाएगा यू वन प्लस ए टाउ वन, ये वी वन की वैल्यू, प्लस यू टू प्लस ए टाउ टू, ये हो गया वी टू की वैल्यू, प्लस सो वन डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से यू एन प्लस ए टाउ एन, यू एन प्लस ए टाउ एन, और टोटल अपान कितना था, एन था। अब यू वन यू टू यू थ्री सबको जो यू वाले हैं उनको एक पास कर लेंगे, तो जब इन सबको एक पास कर लेंगे सबको एक पास कर लेते हैं। नोट्स में ऑलरेडी सब कुछ लिखा है, फिर भी मैं यहाँ पे आपको लिख करके बता देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका इस तरह से, वी डी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस सो वन डॉट 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 प्लस यू एन, सब पे वेक्टर लगा दीजिएगा, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। टोटल अपान एन, एक अलग कर लिया यू एन वालों को, प्लस दूसरे है ए
तो बाकी AT1 टाउ 2 है तो टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस सो ऑन प्लस डॉट 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 प्लस टाउ n टोटल अपॉन n। तो इस तरह से ये दो फॉर्म में बच गया। ये वाला पार्ट हो जाएगा 0, तो इस तरह से VD इज इक्वल टू हो गया 0 प्लस A टाउ, ये T1 प्लस T2 प्लस T3 यानी टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ n टोटल अपॉन n को हमने क्या मान लिया है, टाउ मान लिया है। ए रिलैक्सेशन टाइम होता है, इसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। इस तरह से हमारा VD का नॉर्मली आ गया A वेक्टर A टाउ। अब A का वैल्यू पुट कर देते हैं, पहले ही ऑलरेडी हम A की वैल्यू को कैलकुलेट कर चुके हैं, तो A की वैल्यू को पुट कर देंगे फाइनली, तो हमारा बन जाएगा इक्वेशन। फाइनली जो एक्सप्रेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का आ जाएगा। तो आई होप कि आपको you understand all these things, and if you get any problem you can comment, और साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर भी कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचे। और जो भी आपको इसमें प्रॉब्लम दिखता है, कमी आपको दिखती है, तो उस कमी को ज़रूर हमें बताइए, ताकि हम उसे आपको बता सकें, सुधार सकें। जब भी कोई जो भी डाउट है उस डाउट्स को भी करिए, लेकिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। चलिए रिलैक्सेशन टाइम को भी देख लेते हैं। एवरेज टाइम इलास्ट ड्यूरिंग द 2 सक्सेसिव कोलिजन्स। अब होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है जब जंप करता है, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ रहा था, एक एटम आया, इससे टकराया, तो वापस वो वहाँ से चला, फिर दूसरे एटम से टकराया, तो एक कोलिजन यहाँ पे हुआ, दूसरा कोलिजन यहाँ पे हुआ। अब यहाँ से मान लेते हैं इधर गया और यहाँ भी एक एटम से टकरा गया इलेक्ट्रॉन, ऐसे बहुत सारे कोलिजन हो गए। नहीं, हाँ, 2 सक्सेसिव कोलिजन्स, 2 सक्सेसिव कोलिजन्स, 2 सक्सेसिव, एक कोलिजन ये है, एक कोलिजन ये है, तो 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम हो लगा, यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा, इसी टाइम को हम बोलते हैं क्या, रिलैक्सेशन टाइम। यानी कि द टाइम इलास्ट्ड ड्यूरिंग द 2 सक्सेसिव कोलिजन इज नोन, ड्यूरिंग 2 सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। इसी को हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाउ, और टाई की वैल्यू हो गया टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस सो 1 प्लस टाउ n टोटल अपॉन n। तो ये एवरेज टाइम है सभी इलेक्ट्रॉन्स के रिलैक्सेशन टाइम का। तो ये रिलैक्सेशन टाइम हो गया, यानी कि एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन सक्सेसिव कोलिजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये मान लेते पहला कोलिजन है, ये दूसरा है तो तीसरा, तो पहले से तीसरे कोलिजन के बीच नहीं, पहले से दूसरे या दूसरे से तीसरे, 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच में लगने वाला टाइम ही कहलाएगा रिलैक्सेशन टाइम। तो सिंपल तरीके से हो। अब इन सारी बातों को देख लिए, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए आपको कहाँ से प्रॉब्लम है, कहाँ पे डाउट है, उसे हम फिर से वीडियो बना के या फिर कमेंट में ही आपको क्लियर कर देंगे।